और सब लोग पढ़ना लिखना शुरू कर दिया कल से आप लोगों ने? बेटा हम लोगों ने कल जो चैप्टर स्टार्ट किया था, धातु धातु चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें से हमने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। तो आप लोगों ने, काफ़ी लोगों ने कर लिए होंगे और कुछ क्वेश्चंस उसमें से रह गए थे। तो हम ये चाह रहे हैं कि पहले आप लोग वो क्वेश्चन लिख लीजिए, तब उसके आगे का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अपनी कॉपी निकाल लीजिए और उस हाँ बेटा, ये क्वेश्चंस जो हैं कल जो हमने होमवर्क आप लोगों को दिया था, उसके आगे ही ये क्वेश्चन कंटिन्यू करने हैं आप लोगों को, ठीक है? तो डेट आज की डालिएगा उसमें, और ये क्वेश्चंस पहले ये क्वेश्चंस लिख लीजिए। उसके बाद जो है हम लोग जो टॉपिक आगे का हम लोग को स्टार्ट करना है वो स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातुओं के नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर 2, धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, प्रयोग द्वारा स्पष्ट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है, कौन सी दो धातुएं ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती हैं? फोर्थ क्वेश्चन, दो धातुओं के नाम लिखिए जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं, बैड कंडक्टर। दो धातुओं के नाम लिखिए जो ऊष्मा की कुचालक होती हैं, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, बिजली के तारों पर पीवीसी या रबर जैसी सामग्री की परत चढ़ी रहती है, क्यों? ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, 5 अधातुओं के नाम व प्रतीक मीन सिंबल, समझ में आ रहा? उनके नाम लिखिएगा, उसके आगे उनके सिंबल लिखिएगा। 5 अधातुओं के नाम व प्रतीक लिखिए। 7th क्वेश्चन, उस अधातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में होती है। ठीक से देखिएगा, धातु नहीं है, अधातु। उस अधातु का नाम लिखिए जो द्रव अवस्था में होती है। क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका 8th क्वेश्चन, तो ऐसी धातुओं के नाम लिखिए जिनका गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, दो ऐसी धातुओं के नाम लिखिए जिनका गलनांक बहुत कम होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9, 3 ऐसी धातुओं के नाम व प्रतीक लिखिए जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है। बेटा ये क्वेश्चंस जो हैं आपको कल जो हमने होमवर्क दिया था उसी के आगे से ये आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है? अच्छा, ये सारे आंसर्स जो हमने आप लोगों को भेजे थे, पेजेस रीड करने के लिए भेजे थे, कल की डेट वाली बात कर रहे हैं हम, और उसमें जो हमने देखा होगा आप लोगों ने कि उसमें काफ़ी लाइनें जो हैं अंडरलाइन हमने कर रखे हैं काफ़ी पैराग्राफ्स वगैरह में। तो आप उन्हीं पेजेस को पढ़ेंगे, अंडरलाइन वाली लाइन्स भी जो हमने अंडरलाइन की हैं उनको भी पढ़ेंगे, तो सारे आंसर्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है? अच्छा बेटा, एक बात ये बताइए कि आप लोगों ने अब तक आप लोगों ने किताबें खरीद ली होंगी। तो जिन लोगों ने नहीं खरीदी है बेटा, मार्केट में किताबें आ गई हैं, खरीद लीजिए, नई या पुरानी, इससे कोई मतलब नहीं, किसी भी राइटर की मिल जाए। वैसे तो आपको एनसीईआरटी की आप लेंगे जो गवर्नमेंट वाली किताबें हैं वो बहुत सस्ती हैं, 57 रुपये की किताब है। और इसके अलावा आपकी जो इच्छा, जो राजीव प्रकाशन की भी आप ले सकते हैं। कुछ ने आज भेजी थी फ़ोटो मुझे, बालाजी पब्लिकेशंस की थी। तो इससे मुझे मतलब नहीं है कि आपने किस राइटर की बुक ली, लेकिन आपके पास बुक होनी चाहिए। समझ में आ रहा बेटा? तो किताबें आप मैनेज कर लीजिए। जिनके 10th का रिज़ल्ट भी आ चुका है, तो जो लोग पुरानी लड़कियों को जानते हो, जिन्होंने 10th किया है, उनसे भी आप लोग किताबें ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग, ये आपने क्वेश्चन नोट कर लिया, ये कल के होमवर्क के आगे ही आप लोगों को करना है। अब हम लोग जो है आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक? कल हमने आप लोगों को धातुएं क्या होती हैं, अधातु क्या होती है, धातुओं के भौतिक गुण और अधातुओं के भौतिक गुणों के बारे में बताया था, ठीक? आज हम लोग करेंगे धातुओं के रासायनिक गुण। धातुओं के रासायनिक गुण, तो रासायनिक गुण में सबसे पहले हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन के साथ कैसे क्रिया करते हैं। धातु जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है, ठीक? समझ में आया? क्या होता है, धातु ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी, क्या बनाया? धातु ऑक्साइड। उसका उदाहरण हमने दिया है, एग्जाम्पल देखिए, जिंक। जिंक का सिंबल क्या होता है? Zn। जिंक ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी, क्या बन गया?
जिंक ऑक्साइड बन गया। इसी प्रकार से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करी, क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। समझ में आया? तो धातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? धातु ऑक्साइड बनाती। बहुत सरल सी अभिक्रिया है। अच्छा, इसमें धातु के जो ऑक्साइड बनते हैं इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। तो वो देखिए, सबसे पहला क्या है कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय। क्षारकीय का मतलब क्या होता है? जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं? आपने अम्ल, क्षार और लवण वाले चैप्टर में हमने आप लोगों को अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ाया था। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। लेकिन इसमें देखिए और वो भी है कि अपवाद है कि लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड ये अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के होते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड अम्लीय व क्षारकीय दोनों प्रकार के होते हैं और ये अम्ल और क्षारक से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं? अभी हमने आपको बताया कि धातु के ऑक्साइड जो होते हैं इनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारकीय होती है। लेकिन दो ऑक्साइड ऐसे हैं जो कि अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये अम्लीय भी होते हैं और क्षारकीय भी होते हैं। ये दोनों जो हैं जब अम्ल और क्षार के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाते हैं। देखिए हम लोग इनके वो देखते हैं, अभिक्रिया देखते हैं। ये देखिए, ये है एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सिंबल क्या होता है? Al2O3। इसने अम्ल के साथ क्रिया करी। अम्ल हमने कौन सा लिया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसका सूत्र क्या होता है? HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ इसने एल्युमिनियम ऑक्साइड ने क्रिया करी तो क्या बनाया? एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बना और जल बना। ठीक, इसी प्रकार से एल्युमिनियम ऑक्साइड ने, देखिए यहाँ पे हमने लिखा नहीं है दोबारा एल्युमिनियम ऑक्साइड, लेकिन आप लिखेंगे तो इसके नीचे उसका नाम ज़रूर लिखेंगे ब्लैक पेन से। समझ में आ रहा है कि नहीं? एल्युमिनियम ऑक्साइड ने क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? क्षार है। इसके साथ इसने क्रिया करी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बनाया इसने? सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2। इसका नाम क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और जल बनाया। बेटा बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किस प्रकार क्रिया करता है, या सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र लिखिए। समझ में आया कि नहीं? तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रियाएं याद रखनी पड़ेगी कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाया इसने? सोडियम एल्यूमिनेट बनाया और जल बनाया। समझ में आ गया? चलिए, दूसरा इसकी विशेषता क्या है? धातु के ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, यानी धातु के जो ऑक्साइड होते हैं वो पानी में घुलते नहीं हैं। लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जल में घुल करके क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। समझ में आया कि नहीं? वैसे तो सारे ऑक्साइड जो होते हैं, धातु के ऑक्साइड जो होते हैं वो पानी में अघुलनशील होते हैं, घुलते नहीं हैं। लेकिन अपवाद के रूप में क्या है? सोडियम और पोटेशियम के ऑक्साइड जो होते हैं ये जल में घुल करके क्या बनाते हैं? क्षार बनाते हैं। समझ में आए? देखिए कैसे बनाते हैं। ये है सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड, पानी के साथ अभिक्रिया हुई, क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? क्षार। इसका नाम हमने नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं लिखना है, आपको नाम लिखना है। ये क्या है? सोडियम ऑक्साइड, ये जल है, और ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी प्रकार से आप देखिए दूसरा उदाहरण, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड ने जल के साथ अभिक्रिया करी, क्या बनाया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाया। समझ में आ गया? चलिए तीसरी विशेषता देखते हैं क्या है। सोडियम और पोटेशियम धातु ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं। Na आप लोगों को मालूम, अब तक तो सब पता चल गया होगा, याद हो गए होंगे सिंबल्स आप लोगों को। Na किसका सिंबल है? सोडियम का, और K पोटेशियम का। सोडियम और पोटेशियम धातु जो हैं ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी के साथ अभिक्रिया करते हैं, और एकदम हवा में ही अगर सोडियम को या पोटेशियम के टुकड़े को हम लोग खुले में ही ऐसे ही रख देते हैं बेटा, तो क्या होता है? उसमें बहुत तेज़ी से आग लग जाती है और जलने लग जाता है। इसीलिए जो है सोडियम और पोटेशियम धातु को हमेशा जो है कि ये जलने ना पाए, हवा के साथ ये अभिक्रिया ना करने पाए या हवा के संपर्क में ना आने पाए, तो उसके लिए उसको क्या करते हैं? मिट्टी के तेल में या केरोसिन में उसको
डुबो करके उसको रखा जाता है। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है इस तरीके का कि सोडियम और पोटेशियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबो करके क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर क्या है कि इसलिए रखा जाता है जिससे कि वो हवा के संपर्क में ना आ सके और ऑक्सीजन के साथ क्रिया ना कर सकें, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम धातु जो है ये ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी के साथ अभिक्रिया करते हैं और जलने लगते हैं। समझ में आ गया? लेकिन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और जिंक, Mg किसका सिंबल है? मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम और Zn जिंक। बेटा ये हमने जगह कम होने के कारण हमने इनके सिंबल लिख दिए हैं, लेकिन आप लोगों को इन सिंबल्स का मालूम होना चाहिए किसके सिंबल्स हैं। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। Pb किसका सिंबल होता है? लेड का। लेड पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। ये धातुएं जो हैं जब ऑक्सीजन के संपर्क में आती हैं तो क्या होता है, इनके ऊपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, और उस परत के चढ़ जाने से क्या होता है, ये जो परत होती है ये धातुओं को पुनः ऑक्सीकरण से बचाती है। होता क्या है बेटा कि जैसे लोहा है, ये मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है और लेड है, कॉपर है, इन सब के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन के संपर्क, हवा के संपर्क में आते हैं तो उनके ऊपर एक काले रंग की एक परत चढ़ जाती है। तो जब उनको ऊष्मा के संपर्क में लाया जाता है तो वो क्या करते हैं, वो धातुओं को जलने से बचाते हैं। आप देखिए लोहे का बर्तन जो होता है उसको आप आग में जब चढ़ाते हैं तो क्या होता है कि वो जलता नहीं है, गर्म होता है लेकिन जलता नहीं है। लेकिन आप जलती हुई आग में अगर लोहे का चूर्ण, पाउडर डालेंगे तो वो जलने लगता है। तो इसका कारण क्या होता है कि लोहा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ये सब धातुओं पर जो ऑक्साइड की काली परत चढ़ी होती है वो जो है जब वो ऊष्मा के संपर्क में आती हैं तो उसको जलने से, पुनः जलने से वो बचाती हैं। ठीक है। सिल्वर, Ag किसका सिंबल होता है? सिल्वर, चांदी, और Au किसका होता है? गोल्ड यानी सोना। सिल्वर और गोल्ड जो दो ऐसी धातुएं हैं जो ऑक्सीजन से कभी भी क्रिया नहीं करती हैं। समझ में आया कि नहीं? इन पे ऑक्सीजन का कोई क्रिया नहीं होती, इनको खुले में पड़ा रहने दीजिए, चांदी चांदी रहेगी, गोल्ड गोल्ड रहेगा। समझ में आया कि नहीं? तो पहली आपको रासायनिक गुण समझ में आ गया कि धातुओं के रासायनिक गुण में पहला हमने आप लोगों को बताया ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। फिर उसके बाद आपने देखा कि धातु जो है जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं। ये धातु ऑक्साइड की क्या विशेषता होती है ये समझ में आ गई सबको कि पहली हमने आपको बताया कि धातुओं की प्रकृति कैसी होती है, क्षारकीय होती है। लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं, अम्लीय और क्षारकीय दोनों प्रकार के होते हैं। इसी प्रकार से धातु के ऑक्साइड जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो जल में आसानी से घुल जाते हैं और क्या बनाते हैं, क्षार बनाते हैं। इसी प्रकार से क्या होता है कि कुछ धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया करती हैं, कुछ धातुएं जो होती हैं वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती हैं तो उनके ऊपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है जिससे कि वो पुनः ऑक्सीकृत नहीं हो पाती हैं। और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ऑक्सीजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया नहीं करती हैं। सबको समझ में आ गया? तो ये पूरा आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। दूसरा आता है इसका रासायनिक गुण बेटा जल के साथ अभिक्रिया। धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, धातु ऑक्साइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है। समझ में आया कि धातु जो है जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है और हाइड्रोजन गैस बनाती है। उदाहरण जैसे जिंक है, हमने जिंक धातु लिया, इसने जल के साथ अभिक्रिया करी तो क्या बनाया इसने, जिंक ऑक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगा। ठीक, जहाँ आपको हमने बताया था कि अगर गैस निकल रही तो उसके पास जो है एरो लगाते हैं। ये कौन सी धातु थी, जिंक।
जल जिंक ऑक्साइड, और ये क्या बना गया, हाइड्रोजन गैस। ठीक, इसी प्रकार से हम और एक एग्जांपल दे सकते हैं आप लोगों को। देखिए कि किस प्रकार, जैसे मैग्नीशियम जिंक के साथ जगह पे आप मैग्नीशियम भी कर सकते हैं। मैग्नीशियम और जल के साथ अभिक्रिया हुई तो क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई। इनके नाम यहाँ नीचे आप लोग लिख लीजिएगा। समझ में आ गया कि जल के साथ जो है अभिक्रिया करके धातु जो है, जब जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो ये जो इसमें आपका ये धातु ऑक्साइड बना है, इसमें जल के साथ अभिक्रिया होने में, इसमें भी कुछ विशेषताएं हैं इसकी। तो इसमें क्या होता है कि जो जैसे पोटेशियम और सोडियम धातु है, ये ठंडे जल के साथ तेज़ी के साथ अभिक्रिया करती है। पहला आपका है पोटेशियम और सोडियम धातु जो होती है, ये किसमें करती हैं, ठंडे जल, कैसा भी जल हो, अगर पानी के संपर्क में आएंगी तुरंत तेज़ी से इनमें अभिक्रिया होने लगती है, ठंडे जल से क्रिया करती हैं। समझ में आया कि नहीं बेटा, ये समझ लीजिए। अभी हम आप लोगों को इसकी फ़ोटो भेज देंगे। तो ये ठंडे जल से क्रिया करती हैं, बहुत तेज़ी के साथ अभिक्रिया होती है, और इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है, और साथ साथ क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा भी निकलती है। यानी ये अभिक्रिया कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। देखिए किस तरीके से क्या क्रिया करती है ये, पोटेशियम प्लस ठंड जल के साथ अभिक्रिया करी तो क्या बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्लस ऊष्मा। समझ में आया कि नहीं। देखिए ये बैलेंस नहीं है, इसको बैलेंस कीजिए। तो पोटेशियम ये धातु इसी प्रकार से सोडियम भी आपकी करती है। सोडियम ने जल के साथ अभिक्रिया करी तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगी प्लस ऊष्मा। ठीक, तो ये समझ में आया आपको कि पोटेशियम और सोडियम धातु जो होती है ठंडे जल के साथ तेजी के साथ अभिक्रिया करती हैं, और इस अभिक्रिया में क्या बनता है, हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और ढेर सारी ऊष्मा निकलती है। यानी ये कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अलावा दूसरी इसकी विशेषता दूसरा क्या होता है कि कुछ धातुएं जो होती हैं, कैल्शियम धातु जैसे है, कैल्शियम जो है वो जल के साथ बहुत धीमे से अभिक्रिया, बहुत धीमी जल के साथ, कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया धीमी होती है। समझ में है कि नहीं, बहुत, जैसे ये सोडियम पोटेशियम बहुत तेज़ी के साथ अभिक्रिया करते हैं, लेकिन कैल्शियम की जल के साथ अभिक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, धीमी गति से होती है। इसमें क्या होता है कि कैल्शियम जो है ये जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है। लेकिन इसमें ऊष्मा नहीं निकलती है, तो इस कारण से जो है इसमें पहली वाली अभिक्रिया जो हमने आपको बताई थी, सोडियम और पोटेशियम जो है ये ठंडे जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, और क्या बनता है, इससे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और ऊष्मा निकलती है। ये इतनी ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, इस कारण से हाइड्रोजन गैस जो होती है ये जलने लगती है, बिल्कुल प्रज्वलित हो जाती है। लेकिन कैल्शियम के साथ जब जल की अभिक्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकली। समझ में आया कि नहीं। लेकिन ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से होती है, जिसके कारण से क्या होता है, ये हाइड्रोजन गैस जो होती है प्रज्वलित नहीं होने पाती है, जलती नहीं है, और ये हाइड्रोजन गैस जो है बुलबुलों के रूप में निकलती है और वो कैल्शियम के ऊपर चिपक जाती है। समझ में आए कि बुलबुले जो होते हैं वो कैल्शियम के ऊपर चिपक जाते हैं, जिससे कि वो हल्का हो जाता है कैल्शियम, और वो पानी में फ्लोट करने लग जाता है, ये तैरने लगता है। समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार से मैग्नीशियम की अभिक्रिया होती है। बेटा ये ऊपर का हम रब कर रहे हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, जिससे क्योंकि नीचे लिखने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, इसी प्रकार से मैग्नीशियम जो है
वो जल के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बन गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनती है। समझ में आया कि नहीं, इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और ये बना आपका हाइड्रोजन गैस बन गई। तो इसमें भी क्या होता है कि ये अभिक्रिया भी बहुत धीमी गति से होती है। तो जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो क्या होता है कि मैग्नीशियम के ऊपर चिपक जाती है, जिससे कि ये हल्का हो जाता है और ये पानी में फ्लोट करने लग जाते हैं। ठीक, अच्छा, इसके बाद तीसरी विशेषता इसमें क्या है कि एल्यूमिनियम का सिंबल क्या होता है, Al। आयरन का क्या होता है, Fe। जिंक और ये जो होते हैं ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते, ये लोग जो हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। परंतु किसके साथ करते हैं, ये भाप के साथ, जो वेपर्स होती हैं उनके साथ करते हैं, अभिक्रिया नहीं करते हैं, परंतु भाप समझ में आया कि नहीं। तो ये एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन किसके साथ करते हैं, ये पानी की भाप जो निकलती है उसके साथ ये अभिक्रिया करते हैं। और अभिक्रिया करने के बाद ये क्या बनाते हैं, धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। देखिए किस प्रकार से होती है अभिक्रिया। ये बन गया, देखिए एल्यूमिनियम ने ये क्या है, लिक्विड नहीं है, जल नहीं है, ये क्या है, भाप है। भाप क्या होता है, गैस होती है, उसके साथ अभिक्रिया करी तो क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन गैस निकली। समझ में आया कि नहीं। तो ये इसका नाम लिख लीजिएगा यहाँ पे, ये क्या है, एल्यूमिनियम है, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड है और क्या बन निकली है, हाइड्रोजन गैस निकली। इसी प्रकार से आयरन का देखिए, आयरन जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनेगा, फेरिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसको बैलेंस कीजिए। तो ये आयरन है, इसने जल के साथ अभिक्रिया करी, ये जल भी क्या है, गैस है, इसके साथ अभिक्रिया करी, आयरन ऑक्साइड बना आपका और हाइड्रोजन गैस निकली। समझ में आया कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या है कि लेड का सिंबल क्या होता है, Pb। कॉपर, सिल्वर और गोल्ड का भी सिंबल हमने आपको बताया था Au। ये जो होते हैं जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, ना भाप के साथ ना जल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। समझ में आया बेटा। तो ये तो आपने देखा कि जल के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, कि जल के साथ जो है धातु जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसमें आपने देखा था कि पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं वो धातुएं जो होती हैं ये ठंडे जल के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करती हैं और क्या बनाती है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाती हैं, हाइड्रोजन गैस निकलती है और क्या होता है, ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है। इसी प्रकार से कैल्शियम के लिए हमने बताया कि कैल्शियम जो है इसमें बहुत धीमी गति से जो है इसमें जल के साथ अभिक्रिया जो होती है बहुत धीमी होती है और उसमें जो है हाइड्रोजन गैस निकलती है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। लेकिन हाइड्रोजन ऊष्मा नहीं निकलती, इस कारण से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो प्रज्वलित नहीं होती है और ये हाइड्रोजन गैस जो होती है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऊपर चिपक जाती है, बुलबुलों के रूप में निकलती है, जिससे कि वो उसमें पानी में फ्लोट करने लगते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से मैग्नीशियम जो होता है वो ठंडे जल से के साथ क्रिया नहीं करता है, बल्कि ये गर्म पानी के साथ क्रिया करते हैं। मैग्नीशियम जो होता है ये गर्म पानी के साथ गर्म करता है। ये पानी कैसा है, गर्म पानी।
गर्म पानी के साथ क्रिया करते हैं, इसमें भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अच्छा, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक पानी के साथ, ना ठंडे पानी के साथ क्रिया करते हैं ना गर्म पानी के साथ क्रिया करते हैं, लेकिन किसके साथ क्रिया करते हैं, भाप, वेपर्स के साथ ये क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, ऑक्साइड्स बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस निकलती है। एल्युमिनियम ने पानी भाप के साथ क्रिया करी, उसने क्या बनाया, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाया और हाइड्रोजन गैस निकली। इसी प्रकार से आयरन ने अभिक्रिया करी भाप के साथ, उसने आयरन ऑक्साइड बनाया और क्या निकली, हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये एक ऐसी धातुएं हैं, चारों ये ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ, ना भाप ठंडे जल के साथ, ना गर्म जल के साथ, ना भाप के साथ किसी भी प्रकार से ये क्रिया नहीं करती हैं। समझ में आ गया सबको? चलिए अब इसके बाद देखते हैं तीसरा लक्षण, तीसरा गुण क्या होता है। तीसरा है अम्लों के साथ अभिक्रिया। धातु जो है ये अम्लों के साथ, तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। धातु प्लस तनु अम्ल, तनु और सांद्र क्या होता है, ये हमने अम्ल क्षार लवण चैप्टर में आप लोगों को बताया था। तनु अम्लों के साथ क्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, ये लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस, साथ में इसमें क्या बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। समझ में आया कि नहीं? तो इसमें कैसे देखिए होता है, जैसे सोडियम का देखते हैं। सोडियम धातु ने तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करी, क्या बनाया उसने, NaCl बनाया और हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक, ये कौन सी धातु है, सोडियम, और ये कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कैसा है ये, तनु। ठीक है, क्या बनाइए, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये क्या है, लवण, और ये क्या आपका बना, हाइड्रोजन गैस बना। समझ में आ गया कि अम्लों के साथ धातुओं की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। धातु जो है वो तनु अम्लों के साथ क्रिया करके लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अच्छा, अन्य धातु, अब इसके बाद चौथा आता है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु की अभिक्रिया। अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ चौथा है आपका, चौथा रासायनिक गुण है अन्य धातु लवणों के विलयन के साथ धातु की अभिक्रिया। तो अन्य की मतलब कोई धातु जो है किसी दूसरी धातु के लवणों के विलयन के साथ जब अभिक्रिया करती है तो उस विलयन में से धातु को वो विस्थापित कर देती है। देखिए कैसे, जैसे कि आयरन है, इसने कॉपर सल्फेट, कॉपर एक दूसरी धातु है ना, इसका लवणीय विलयन कौन सा है, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करी तो इसने क्या किया, इसमें से कॉपर को हटा दिया, कॉपर को उसने विस्थापित कर दिया और स्वयं उसका स्थान ले लिया, FeSO4 + Cu। समझ में आया कि नहीं, कि जब एक धातु किसी दूसरी धातु के लवणों के विलयन के साथ अभिक्रिया करती है तो उस विलयन में से धातु को हटा करके स्वयं उसका स्थान ले लेती है। समझ में आया कि नहीं? तो ये क्या है आपका, आयरन और कॉपर सल्फेट, फेरस सल्फेट और ये
तो ये तो था बेटा धातुओं के रासायनिक गुण। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग जो अगला चैप्टर अगले दिन पढ़ेंगे वो होगा आप लोगों का धातुओं की सक्रियता की, कौन सी धातु ज़्यादा सक्रिय है, कौन सी धातु कम सक्रिय है, और धातुएं किस प्रकार से किसी दूसरे धातु के विलयन, जैसे इसमें आपने देखा कि आयरन जो है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर दे रहा है, लेकिन कॉपर जो है वो अगर हम इसी को कहें कि कॉपर, मान लीजिए कॉपर है, ये FeSO4 के विलयन में क्रिया करता है, तो इसमें क्या होगा, ये इसमें से इस विलयन में से आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि कॉपर जो है वो आयरन से कम क्रियाशील है। समझ में आया कि नहीं? तो सक्रियता श्रेणी जो होती है ये हम लोग इसके बारे में आप लोगों को कल बताएंगे कि क्यों कौन सी धातु किसी धातु के विलयन में से धातु को विस्थापित कर देती है और क्यों नहीं कर पाती, इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो ये सारा आप लोग ब्लैक बोर्ड समरी पूरी अच्छे से पहले पूरी ब्लैक बोर्ड समरी नोट कर लीजिएगा, अपनी कॉपी फेयर कॉपी में डायरेक्ट नोट कीजिएगा, जो क्वेश्चन मैंने दिए उनको आज की डेट में कर लीजिएगा। ठीक है।